स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका एवरग्रीन हायर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी के बारे में आपसे मिलवाऊंगा। हमारे साथ हैं एवरग्रीन एकेडमी के जूलॉजी एक्सपर्ट कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरग्रीन एकेडमी के बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। उन्होंने कैसे अपनी जीआईसी की जर्नी को कंप्लीट किया और जीआईसी में उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया, आज आपको बहुत सारी बातें हम लोग लाइव, इसीलिए सर को मैंने बुलाया भी है। स्वागत करता हूं सर आपके अपने चैनल एवरग्रीन एकेडमी पे आपका। मैं सर से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा जो जनरली आप लोगों के मन में होते हैं कि जीआईसी में सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई, किस तरह से चैलेंज सामने आए और उनको फेस किया गया और फाइनली रिजल्ट आया। वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम बहुत सारी बातें और भी करेंगे जो जीआईसी के अलावा भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए कर रहे हैं, या वो सीएसआईआर जेआरएफ के लिए कर रहे हैं। तो उनसे भी रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर का जो है जेआरएफ भी सर हो चुके हैं और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आई उसमें जीआईसी में सेलेक्टेड भी हैं बायोलॉजी के टीचर के फॉर्म में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एवरग्रीन हायर एजुकेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि हमारा सिलेक्शन अभी जीआईसी में हुआ था और मेरी रैंक 92 थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये मतलब जान लीजिए कि जो ये सिलेक्शन हुआ है ये एक इवेंट नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, ये एक जर्नी होती है पूरी, जो कि मेरी स्टार्ट हुई थी 2020 से। 2020 के लास्ट में ही इसका फॉर्म आया था और 2021 में 19 सितंबर को इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था उसी साल लास्ट में। और फिर इसका मेंस हुआ था इस साल के 13 मार्च को, जिसका रिजल्ट भी हाल ही जून में आया था और इसमें हमने यहाँ पे हमारा मतलब सिलेक्शन हुआ है जी। सर बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा जो भी एमएससी कर लिए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आप ये बता दीजिए कि आप वर्तमान समय में कहाँ पे थे, आपकी पोजीशन, आप मतलब एवरग्रीन एकेडमी से जुड़े थे, आप वहाँ पे अभी भी कार्यरत हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताइए। देन हम आपको बहुत सारे प्रश्न हैं उनको आपसे पूछेंगे। हम अपने संस्थान में जो सर ने बताया, हम इस संस्थान में पिछले 2 साल से यहाँ बीएससी क्लासेस मतलब ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस, और इसमें हम जूलॉजी के यानी कि तीनों ईयर के तीनों पेपर यानी टोटल हम यहाँ पे 9 पेपर मतलब पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। तो सर ने बहुत मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो गेट क्वालिफाइड हुए सर के स्पेशल सब्जेक्ट से, तो उसके लिए तो धन्यवाद। साथ ही हमारे ही साथ का अगर कोई मतलब हमारे मित्र कोई सिलेक्शन पा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे मैं किसी गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया हूँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ हमारे ही बीच के अपने एवरग्रीन एकेडमी फैमिली के परिवार के बीच से ही एक सदस्य हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा खुशी भी है। और थोड़ा सा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके मन में डाउट है सर कैसे किया जाए, तो वहाँ से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि क्या जब आपने एमएससी कंप्लीट की, आप जेआरएफ हुए, उसके बाद आपने पीएचडी नहीं की, तो क्या आपके मन में ये था कि मुझे जीआईसी में सिलेक्शन लेना है? क्या आपके मन में ऐसा कुछ था, मतलब आपका एम था जीआईसी में सेलेक्ट होना? मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा मेरा कोई एम नहीं था। मेरा प्लान ये था कि मुझे यूपी पीसीएस क्वालिफाई करना है और एक अच्छी मतलब पोस्ट हासिल करनी है। तो उस टाइम पे ये था और हम इसके लिए 2-3 साल से मतलब तैयारी कर भी रहे थे 19 से ही। और हमने एक बार इसका मेंस दिया है अपर पीसीएस का, एक बार हमने दिया लोअर पीसीएस का, और एक बार हमने एग्जाम दिया था प्रोफेसर का, जिसमें हम वहाँ तक गए थे इंटरव्यू तक, वहाँ मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जीआईसी के लिए हमने ना तो कभी कोई कोचिंग ली और ना ही किसी से मतलब गाइडेंस मिला। हालांकि सब्जेक्ट इसमें हमारा अपना ही था जूलॉजी, लेकिन साथ में अगर आप लोग को पता होगा तो जीआईसी में होता है बायोलॉजी, इसमें बॉटनी भी आती है। लेकिन आप लोग के साथ बिलीव नहीं होगा, ये मुझे बॉटनी बिल्कुल नहीं आती है और मैंने बॉटनी की तैयारी भी नहीं की थी। मैं सिर्फ जूलॉजी और जीएस के बेस पे ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तो सर ने भी ये बताया आप लोगों को कि कैसे सर का मेन टारगेट सिविल सर्विस में जाना था और जीआईसी एक कोइंसिडेंस की वजह से सिलेक्शन हो गया। एक चीज़ यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रही है कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट में मेहनत की है तो भले आप कुछ और कर रहे हैं, रास्ते में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली सर ने एमएससी के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि हम तो काफ़ी समय से सर को जानते हैं, 2 साल से अपनी संस्था से भी जुड़े हैं। उसके बाद सर ने जेआरएफ के लिए, सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन की, जो नॉलेज उनके पास था केवल जूलॉजी के दम पे बिना बॉटनी के क्वेश्चन को किए हुए मेंस को क्वालिफाई किया और आपके सामने फाइनली सेलेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ स्पेशलिस्ट हैं आप किसी चीज़ के, अगर उसमें आप अच्छे हैं, केवल एक सब्जेक्ट के दम पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे लोग का मेन टारगेट ही जीआईसी होगा, सर का मेन टारगेट नहीं था, फिर भी इन्होंने सिलेक्शन लिया। इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उससे भी अपर लेवल की तैयारी की और इसलिए बहुत ईजिली सर ने सिलेक्शन लिया। मतलब कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ा जीआईसी में सिलेक्शन लेने के लिए। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि आपने एमएससी के कितने ईयर बाद ये जॉब पाई,
कितना टाइम हुआ आपका एमएससी पूरा? मेरा एमएससी 2019 में पूरा हुआ था। तो 19 के बाद जैसे आप लोग को जानते होंगे कि 20 और 21 का साल तो ऐसे ही बीत गया लॉकडाउन में और कोविड की वजह से। तो उस टाइम ना तो कोई फॉर्म आया, ना ही हमने मतलब वहाँ कोई एग्ज़ाम भी दिया था। लेकिन जब 20 के लास्ट में जब फॉर्म आया था 21 के स्टार्टिंग में ही, तो तभी से मतलब ये था कि हाँ अगर जीएससी भरे हैं तो फिर प्री देना ही है। तो प्री के 20-25 दिन पहले हम थोड़ा सा मतलब हो गए सीरियस कि हाँ मतलब जीएससी थोड़ा फोकस कर लें। तो लगभग 25 से 30 दिन में हमने क्या किया कि जो भी मार्केट में अवेलेबल मॉक टेस्ट वगैरह थे, टेस्ट सीरीज वगैरह, हमने उसको लाया और वहाँ पे ये देखा कि हाँ हम कितने क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। तो हालांकि ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि इसकी कट ऑफ प्री में या मेंस में कितनी जाती है, क्योंकि मतलब फर्स्ट हम मतलब यहाँ पे आए थे और एग्ज़ाम देने। तो जब प्री एग्ज़ाम देने गए तो क्वेश्चन जूलॉजी के तो एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन हो गए थे। बॉटनी में 10-11 जो कि होते हैं ना थोड़े से मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमने मतलब रट पाए थे कुछ दिन पहले, तो हमने वो कर दिया। हालांकि मेरा जीएस अच्छा हुआ था इसलिए मेरा प्री हो गया था। जब मेंस की बारी आई तो मेंस में उसका थोड़ा सा स्ट्रेटजी ये था कि उसकी टोटल जो थे वो 2 पेपर थे। एक हिंदी का था 100 नंबर का, और एक था अपना मतलब ये वाला पेपर जिसमें हाँ बायोलॉजी का, ये 300 नंबर का था। तो लेकिन क्योंकि जो इसका आयोग था वो थे यहाँ पे जो यहाँ इलाहाबाद में है लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग कट ऑफ देखें किसी भी एग्जाम का, तो जिसमें मेंस होता है इसकी कभी भी कोई भी कट ऑफ 60% के ऊपर नहीं जाती है। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि अगर हम जीएस और जीएस वाला मेंस में नहीं था, अगर हम हिंदी अच्छा कर ले जाएंगे 100 नंबर का, और इसके साथ में अपना सब्जेक्ट में अगर सिर्फ जूलॉजी अच्छा कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी और मैंने इसी पे काम किया, और हालांकि लास्ट तक मेरा रिजल्ट जो आया था वो मेरे फेवर में आया और काफ़ी अच्छा हुआ। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे सर ने बताया कि 60% के आसपास कट ऑफ जाती है और 65% ही केवल मेंस में इन्होंने लिखा। उसके बाद अगर सिलेक्शन हुआ तो किस लेवल की राइटिंग कंटेंट इन्होंने दिया होगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न ये बनता है कि सर मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो थोड़ा सा इस पर मैं चाहूँगा आप बताइए बच्चों को। अगर आप उसका पैटर्न देखें मेंस के लिए, तो वहाँ पे इसका अगर हम बताएं थोड़ा सा, तो इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे। जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो थे 25 नंबर के। जो आपका पार्ट बी था उसमें आपके थे 15 नंबर के 5 क्वेश्चन, और जो आपका सेक्शन सी था थर्ड वाला उसमें आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन थे। और हालांकि इसमें थोड़ा आपका होता है वर्ड लिमिट। तो जो आपका सेक्शन ए था 25 नंबर वाला वो थे 250 वर्ड में, सेक्शन बी आपका था 150 वर्ड में, और सेक्शन सी आपका था 100 वर्ड में। तो अगर आप इस तरह का अगर कोई देख रहे हैं कि उसमें पूरा आपको दिया हुआ है कि कितनी इसकी वर्ड लिमिट है, तो अब दिक्कत ये आती है कंटेंट पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तो आपको अगर वर्ड लिमिट दिया कि आपको 100 वर्ड में लिखना है, तो ये नहीं पता कि हम कौन सा कंटेंट फिल्टर करके उसको लिखें, कौन सा उसको छोड़ें। तो बस मेरा एक ही इसमें रहेगा कि अगर जो भी इसमें हम लिख रहे हैं मेंस के लिए, आप ये सोचिए कि क्या हमारा जो इसमें दिया गया वर्ड लिमिट, इस वर्ड लिमिट के अंदर में जो हमने कंटेंट लिखा है ये सबसे बेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा इंप्रूव हम कर सकते हैं। तो इसी का ध्यान रखिएगा। बाकी आगे जो होगा, अभी मेरी प्लानिंग ये है कि मुझे अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो हम ये नहीं चाहते कि ये मतलब मेरे तक ही सीमित रहे। जो भी हो पाएगा हम गाइडेंस देंगे, और हो सकता है तो मतलब हम इस पर आपको पढ़ाएं भी, इसके लिए मेंस की तैयारी करवाएं। तो जैसा कि सर ने अभी बताया कि पहले से ही एवरग्रीन फैमिली से सर जुड़े थे और आगे भी जुड़े रहेंगे। इसी चैनल के माध्यम से आपको जीआईसी के पूरे टिप्स दिए जाएंगे। बायोलॉजी में कैसे सर ने सिलेक्शन लिया, ये सारी स्टोरी आपने अभी सुनी। अभी बहुत चीज़ें हम आप इन सर से और पूछेंगे। इसी बीच में सर ने एक बात खुद ही अपने दिल की बात बोल दी कि ये सिलेक्शन सीमित नहीं रखना चाहते, यहीं तक नहीं रहेगा कि बस एक सिलेक्शन हो गया। हम लोगों की ये हम चेन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सिलेक्शन से हम और भी सिलेक्शन प्रोड्यूस करें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सर ने लिया वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जीआईसी और पीजीटी जैसे एग्जामों के लिए टिप्स मिलता रहेगा, जो कि सर आपको अपने सब्जेक्ट में देंगे, और भी कुछ विशेषज्ञ हमसे जुड़ेंगे जो इन फ्यूचर आपको देते रहेंगे। तो और भी कुछ आपके प्रश्न रहते हैं, जैसे सर एक प्रश्न ये रहता है कि जब मेंस के दौरान इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा लिखना रहता है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे कंटेंट तो आपने बता दिया कि फ़िल्टर आउट करके कंटेंट दें, बेस्ट कंटेंट दें, क्योंकि अगर सेल पूछा गया तो एक इंटर का बच्चा भी सेल लिखता है और एक बीएससी का बच्चा भी लिखता है। बीएससी थर्ड ईयर में भी सेल बायोलॉजी रहती है और एमएससी में भी सेल मिलता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे इंटर का कंटेंट दे देते हैं, उनको लगता है मैंने जीआईसी बढ़िया लिखा है। तो इस पर आपने बता दिया कि वो बेस्ट कंटेंट दे, थोड़ा हायर लेवल का, क्योंकि अगर पीजी की मार्कशीट मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक कंटेंट की रिक्वायरमेंट रखता है। तो अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उतने कम टाइम में मेंस की राइटिंग जैसे आपने लिखा, तो इस पर क्या मतलब क्या कोई स्टूडेंट्स कंप्लीट मेंस राइटिंग कर सकता है एग्जाम हॉल में, या उस पर कुछ लिमिटेशन है? जी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट, देखिए आपको चाहिए यहाँ पे 3 चीज़ें, एक तो हैंड राइटिंग, दूसरा स्पीड, तीसरा कंटेंट। अगर आपके पास ये तीनों है तो आप उस टाइम लिमिट के अंदर, उस वर्ड लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो और सबसे बेस्ट आपका जाएगा भी। दूसरा ये होता है कि देखिए हैंड राइटिंग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं कि हाँ आपकी अच्छी हो, कुछ लोग खराब, मेरी खुद मतलब उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि ठीक ठाक है, और मेरी स्पीड अच्छी खासी है। अब बात आती है कंटेंट पे। तो कंटेंट का यहाँ है कि देखिए अगर हम ऐसे देखें तो जो हम लोग का मतलब पोस्टिंग होती है, हम लोग पढ़ाएंगे इंटर कॉलेज में, लेकिन जो इसकी एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको बोलते हैं कम से कम आपका पीजी पूरा होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ाओगे इंटर में और आप पीजी करके आए हो, तो अब देखिए होता ये है कि जो सबसे कुछ मतलब गलती करते हैं यहाँ पे, वो ये करते हैं कि वो इंटर के कंटेंट से ही, जो ज़्यादातर हमने देखा है, जो कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ अच्छे मतलब टीचर हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि हम इंटर की बुक उठा के पढ़ लें, उसी से हो जाएगा। तो हालांकि उससे ठीक है, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, मान लीजिए सर ने बताया से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पूछा गया सेल या फिर सेल के बारे में कोई उसका सेल डिवीजन, तो वो हम इंटर में पढ़ते हैं, बीएससी में और आगे पढ़ते हैं। तो अब दिक्कत ये होती है कि हम इतने कम वर्ड लिमिट के अंदर और टाइम लिमिट के अंदर में उसको कैसे डिफाइन करें एक अच्छे तरीके से। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि हम स्टार्टिंग बेसिक से करें, और जितना पूरा कंटेंट है एक हायर लेवल का, हम उसको वहाँ पे एक अच्छे टाइम लिमिट में वहाँ पे दे करके आएँ। तो देखा आपने कि सर ने बताया कि कैसे मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर्ड करना होता है, और आयोग की जॉब है तो आप समझ सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट रखता होगा वो। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली आप पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न आजकल मार्केट में रहता है, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो ऐसा तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं तो देखा ही हूँ आप कितने घंटे पढ़ते थे। थोड़ा सा इस पे बता दीजिए कि एक स्टूडेंट्स जो मतलब नॉर्मल है तो कितने घंटे पढ़ ले तो सफिशियंट है जीआईसी सेलेक्ट होने के लिए। अब देखिए, जहाँ तक इस पर मेरा मानना है, तो मेरा कोई टाइम टेबल तो था नहीं कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, बस मेरा ये रूटीन है। हाँ, जितना टाइम मिलता था मुझे, और ये होता ही है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा आपका मतलब प्रेशर बढ़ेगा अंदर से कि मुझे कुछ पढ़ना है या फिर कुछ करना है लाइफ में, तो ये होता है। हालांकि अगर ये बताएं तो लगभग 6 घंटे सफिशियंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर हाँ किसी एग्ज़ाम के लिए। हाँ, इसमें ये होना चाहिए कि अगर आप मतलब सिंसियरली हैं, और ये नहीं बस नाम के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ मैंने किताब खोला 6 घंटे से लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखो कि आपका डे टू डे कितना मतलब इम्प्रूव आप कर रहे हो अपने आप को, और आपका लेवल कितना बढ़ रहा है। जी, सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट को फोकस करें, हम घंटे को फोकस ना करें। जी, कि एक टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया, मुझे आज इसको ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करें। अगर और इच्छा है पढ़ने की तो उसको पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं कि हम 12 से 6 पढ़ना है तो 12 से 6 के बीच में हमको नींद आए तो हम सो नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा आजकल मिथ चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अगर ये बनना है तो 10 घंटे पढ़ना है। तो इस पर मैंने तो आई होप आपको लगभग सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। अब मैं लास्टली चाहूँगा सर से कि 2 मिनट में कोई मूल मंत्र दें कि आपने जो ये सक्सेस पाई, इनफैक्ट आपने सिलेक्शन लिया, तो ये उनके लिए तो ये सक्सेस ही है जो जीआईसी तक ही सपना सजाए हुए हैं। हालांकि आपको अभी और आगे जाना है, उसकी बेस्ट विशेष है, लेकिन मैं इसमें 2 मिनट में अगर आपसे बोलूँ कंक्लूड करने के लिए जीआईसी की ओवरऑल तैयारी, तो क्या मूल मंत्र आप देना चाहेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स को जो भी 3rd ईयर में है, नेक्स्ट ईयर एमएससी में जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे, और उन स्टूडेंट्स को जो एमएससी अपीयरिंग में और जो एमएससी पास आउट है उनके लिए? देखिए सर, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ, सबके अपने अपने मतलब वीकनेस होते हैं। जी। तो होना ये चाहिए कि आप खुद को एनालाइज करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर जूलॉजी बॉटनी दोनों आ रहा है बायो में, तो आपका फेवरेट, तो देखिए पीजी किसी एक से हुआ या जूलॉजी या बॉटनी से, तो आपका कोर सब्जेक्ट क्या है। और दूसरा ये कि अगर आप जीएस भी अगर उसमें है प्री में, तो आप जीएस कितना आपका फेवरेट है, आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हो। तो इन सब बातों को जज करके, और सबसे बस इसमें मेन ये है कि जो भी एग्जाम, जैसे अगर प्री का हुआ है, तो अगर प्री आपका एग्जाम होने वाला है तो पहले उस पर मतलब रखिए फोकस कि पहले प्री की तैयारी करिए, फिर जब प्री निकल जाए फिर मेंस की तैयारी करिए। और अगर आप ये है कि अभी मतलब फॉर्म नहीं आया है, तो आप प्री और मेंस दोनों साथ में कर सकते हैं। देखिए यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मेंस का होता है, उसमें जूलॉजी के अनसॉल्व्ड पेपर मिलते हैं, तो आप उनको ले करके उसी फॉर्मेट पे जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उन पे आंसर राइटिंग करिए, और उसमें जो वर्ड लिमिट हो, टाइम लिमिट हो, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर स्टेप वाइज चलेंगी, सबसे पहले अगर प्री है तो प्री फोकस करिए। प्री में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कि जूलॉजी कर सकते हैं कि बॉटनी कर सकते हैं, जीएस में क्या आपका वहाँ पे रह सकता है। और अगर मेंस की बारी आई तो मेंस में हाँ ये है कि आंसर राइटिंग करके पहले जितना सिलेबस दिया हुआ है उसको पूरा कर लीजिए एक बार। उसके बाद प्री के लिए फैक्चुअल और मेंस के लिए जो होता है पूरा कि हाँ कि कॉन्सेप्ट को लेकर के हम वेल डिफाइंड तरीके से उसको आंसर राइटिंग करें एक टाइम लिमिट के अंदर में। तो इसकी थोड़ी सी होनी चाहिए प्रैक्टिस। और सबसे अगर हम बताएं कि मैंने ना तो कोई कोचिंग ली थी और ना ही कहीं से गाइडेंस लिया था, ये मेरा सेल्फ मेड था कि हाँ मैंने अपने से ये खोजा कि अगर हम ये रखेंगे अपना लेवल तो हमारी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा यहाँ मतलब आप लोग ना मतलब भागिए कि नहीं कोई कोचिंग वाला अच्छा है ये होता है। मेरे पास से मैं सिलेक्शन हुआ था तो कई सारे ऐसे कोचिंग वाले थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था कि सर मेरे चैनल पे आइए और जो हमारा कोचिंग संस्थान है इसको मतलब प्रमोट करिए और इसके बदले में आपको हम कुछ देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का यहाँ पे, लेकिन कई सारे संस्थान ने मुझे ऐसे कॉन्टेक्ट किया था इस चीज़ के लिए। और यही देखिए आजकल ये रियलिटी है कि हो ही रहा है, भले कोई कितना भी कह ले। अगर आप देखें तो किसी भी बैच में 400-600 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है 200-400 2-4 ऐसे 400 नहीं होता सॉरी, क्योंकि सीट उतनी आती ही नहीं है। तो अगर सिलेक्शन का रेशियो इतना कम है तो क्यों है। और टीचर देखिए टीचर सारे अच्छे होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका कहाँ से बेस्ट हो सकता है। और
बिना टाइम गंवाए कि नहीं, कुछ बस ऐसे होते हैं बच्चे कि वो लगे हैं 30 साल मतलब 30 साल के हो चुके हैं और लगे हैं 10 साल 12 साल से इस तरह से, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनके पीछे कमी ये है कि न तो अपना वो लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, कि देखिए वो आज भी इंटर की किताब से तैयारी करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि न तो उन्हें आज तक कोई सही से गाइड किया कि आप क्या पढ़िए क्या ना पढ़िए और क्या स्ट्रेटजी रखिए। तो बस यही है कि जो भी चीज़ें जहाँ से कंटेंट आपको मिल रहा है वहाँ से पढ़िए। और एक अच्छे लेवल का, देखिए सबसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पहले का पेपर किसी एग्जाम का जो भी इसके पहले एग्जाम हुए हैं, और दूसरा ये होता है कि जो इसके मतलब मॉडल पेपर होते हैं और उसका वहाँ पे कट ऑफ या फिर स्कोर की कितना जा रहा है। अगर आपको ये पता है कि प्री एग्जाम में 120 क्वेश्चन में कट ऑफ 80 के ऊपर कभी जाएगा नहीं, तो अगर आप कितना भी टफ मतलब बन जाए पेपर, उसमें अगर 80 क्रॉस कर ले रहे हो, इसका मतलब कि आप उस बेस्ट हो। इस तरह मेंस की बारी आती है, तो मैं अपना बताऊं तो मैंने मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 11 ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि बॉटनी के 9 क्वेश्चन थे तो मुझसे हो नहीं पाया, मैंने उसको छोड़ दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे था वैसे ही हमने, ठीक है। तो मैंने 11 ही अटेम्प्ट किए थे और उस 11 क्वेश्चन प्लस हिंदी के वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब लोग कुछ लोग सर हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने पूरा करके आए थे, तो मुझे बॉटनी नहीं आती है, क्या मिलेगा, सही बात है। और हमने बॉटनी किया भी नहीं था, लेकिन हाँ मैं जो भी आंसर लिख के आया जूलॉजी का वो इतने परफेक्ट तरीके से लिखे थे हमने कि उसमें हमें लगता है कि ज़्यादा मार्क्स हमारे इकट्ठे होंगे। तो बस यही स्ट्रेटजी है कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, पहले प्री है तो प्री की तैयारी करिए, मेंस हो तो मेंस की करिए, और जो भी आपके टीचर मेंटर हो तो ये मत देखिए कहाँ कितनी भीड़ है, कहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये देखिए कि सिलेक्शन का रेशियो क्या है और कौन आपको सबसे बेस्ट तरीके से गाइड कर दे रहा है। जेन्युइन गाइडेंस होना चाहिए। तो सर ने भी एक चीज़ बताई कि आजकल मार्केट में होता क्या है, कोचिंग मार्केटिंग बन चुकी है। मतलब बहुत सारे, अब जैसे सर के पास मुझे तो तुरंत सर ने फ़ोन किया, बताया कि यार फ़ोन आ रहा है कि इस कोचिंग का प्रमोशन कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पे तो हम लोग कोई जीआईसी की कोचिंग नहीं चला रहे हैं, पीसीटी की कोचिंग चला रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। हमारे बीच से ही हमारे साथ के एक अध्यापक, हमारे मित्र जिन्होंने सिलेक्शन लिया, इसलिए उनकी कुछ गाइडेंस आपको मैंने प्रोवाइड की कि जिससे अगर इन फ्यूचर आप लोग भी जीआईसी पीसीटी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, इस चैनल पर आपको जीआईसी से रिलेटेड टिप्स मिलते रहेंगे, सर के माध्यम से भी मिलेंगे। एक और हमारे सर, हमारे ही साथ के शुभम सर जो कि बॉटनी हमारे एवरग्रीन एकेडमी में पढ़ाते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ, वो भी आपको गाइडेंस देंगे। और हम कोशिश करेंगे और भी कुछ अच्छे विशेषज्ञों को जोड़ा जाए इस चैनल के माध्यम से, जहाँ पे आपको जेन्युइन न्यूज़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि बस आपको सिलेक्शन दिखाया जाए, ठीक है, भौकालबाजी बंद करके रियलिटी में काम आपको करना है, तब जाके आप सेलेक्ट होंगे। तो सर ने आपको सारी स्ट्रेटजी अपनी बताई। अब ऐसा तो है नहीं कि सर गेस्ट हैं कि आज सर ने बता दिया, अब आज के बाद कुछ नहीं बताएंगे, मैं सारी बातें आज ही पूछ लूँ। जैसे जैसे आपके नीचे डाउट के कमेंट आएंगे, जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट पर हमेशा आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये चैनल सर लोगों के मार्गदर्शन में ही चलेगा। यही लोग अपना सब कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगे, और अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो ज़ेआरएफ में सर ने कैसे सिलेक्शन लिया इसकी भी जर्नी मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, आप इस चैनल के माध्यम से इन लोगों को और क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे इन लोगों के मन में जो भी चिंता है कि बस इंटरव्यू तक ही सीमित रहेगा कि कुछ और भी। तो एवरग्रीन हायर एजुकेशन और क्या देगा इन स्टूडेंट्स को? देखिए मैं बीएससी पढ़ा रहा हूँ 2 साल से, तो यहाँ पे बीएससी का भी मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। आई थिंक सर 2019 के बाद 20, 21, 22 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो हाँ, तीसरा बैच है। तो पहली बात आपको बीएससी के पूरे कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो एयू के हो या फिर और किसी के हों, ठीक है। सेकंड ये है कि जीआईसी, टीएसटी, पीएचटी जो भी है इसका, और अगर डिमांड हुई तो फिर नेट जेआरएफ और गेट के भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे। सर मैं चाहूँगा आप अपने जेआरएफ की भी रैंक इसमें डिस्क्लोज कर दीजिए। क्या हमने दिसंबर 2018 में एग्जाम दिया था लाइफ साइंस जेआरएफ का, उसमें मेरी 64 रैंक आई थी जी। तो अभी सर ने आपको सारी चीज़ें बता ही दी। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बुलवाई, जैसे होता क्या है ना, कई लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही आके कोई ज्ञान दे के चला गया। तो मैं चाहता हूँ रियलिटी में आप जिए, ऐसा नहीं कि बस आपको फर्जी ज्ञान। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी कमेंट करना, उसको हम बहुत जल्द लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच यार, सभी को बेस्ट विशेज़ आप लोगों की जर्नी के लिए। आप भी आगे बढ़िए, बेस्ट विशेज़।